नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। सरकारों को रिकॉर्ड बनाने का शौक होता है। सबसे ऊंचा पुल, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, सबसे बड़ा एयरपोर्ट। लेकिन क्या कभी किसी सरकार ने यह दावा किया है कि हमने रिकॉर्ड समय में भर्ती करवा दी? जब 100 में से 7 लोगों के हाथ में काम नहीं है, तब भर्ती का रिकॉर्ड बनाना किसी की प्राथमिकता नहीं। देश के किसी भी सूबे में देख लीजिए, कहानी वही है। भर्ती निकलेगी नहीं, निकल गई तो परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा हो गई तो पर्चा लीक हो जाएगा, पर्चा लीक नहीं हुआ तो मेरिट में गड़बड़ हो जाएगी, मेरिट में गड़बड़ नहीं हुई तो ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। ताज़ा उदाहरण है उत्तर प्रदेश से। यूपी पुलिस एसआई भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने शिकायत की है कि भर्ती में धांधली हो रही है। परीक्षा के दौरान किस कदर नकल हुई थी, ये सॉल्वर गैंग और अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी के आंकड़े बता देते हैं। अब आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि मेरिट में उन लोगों को शामिल किया जा रहा है जो घूस दे रहे हैं। दरवाजे खटखटा के मायूस हो चुके अभ्यर्थी ट्वीट और फेसबुक पोस्ट के जरिए गुहार लगा रहे हैं। इसलिए लल्लन टॉप शो में आज हम यूपीएसआई भर्ती के बारे में बात करेंगे कि सत्यता क्या है। इसके अलावा ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में आज की अपडेट्स की बात भी होगी। लेकिन सबसे पहले गौर करिए सुर्खियों पर। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है। अदालत में उसकी रिपोर्ट पेश की जानी है, जिसमें वीडियो और तस्वीरों के साथ रिपोर्ट में विस्तृत जानकारी भी होगी। सुनवाई होती उससे पहले कागज का एक टुकड़ा आज सामने भी आया। दिन भर से मीडिया में, सोशल मीडिया में और फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में उसी की चर्चा है। ये वाराणसी की निचली अदालत के आदेश की कॉपी है। कॉपी में पहले याचिकाकर्ता के वकील की मांग और नीचे कोर्ट का आदेश लिखा है। वकील हरिशंकर जैन की तरफ से लिखित दावा किया गया कि दिनांक 16 मई 2022 को मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर शिवलिंग पाया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है, इसलिए सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाए कि वो इसे सील कर दें। जिलाधिकारी वाराणसी को आदेशित किया जाए कि वहां मुसलमानों का प्रवेश वर्जित कर दें। मात्र 20 मुसलमानों को नमाज अदा करने की इजाजत दी जाए और उन्हें वजू करने से तत्काल रोक दिया जाए। सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। आदेश दिया कि मजिस्ट्रेट उस स्थान को तत्काल सील करें जहां कथित शिवलिंग प्राप्त हुआ है। सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति के प्रवेश को भी वर्जित किया जाए। सीआरपीएफ की तैनाती का भी आदेश दिया गया। इस आदेश के साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि स्थल को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी पूर्णतः अधिकारियों की व्यक्तिगत मानी जाएगी। मतलब गड़बड़ हुई तो अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। आखिर में एक और अहम बात आदेश में लिखी गई, वो ये कि प्रशासन द्वारा क्या क्या किया जाना है। पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन की जिम्मेदारी पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश और मुख्य सचिव शासन लखनऊ की होगी। मतलब यह कि कोर्ट ने अपने आदेश में ऊपर से लेकर नीचे तक सभी बड़े अधिकारियों को नत्थी कर दिया। साफ है कोर्ट किसी भी तरह के तनाव नहीं चाहता। सुनिए फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकीलों और पैरोकारों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई। तालाब में मिले, बस मिल गए। तो जो आप लोग दावे कर रहे थे, जो दावे कर रहे थे सोहनलाल जी, जो दावे कर रहे थे वो सभी सही है क्या? तो हम साधुवाद देते हैं उनके नेतृत्व में एक वादी प्रतिवादी मधुर ढंग से रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। हाँ, आज या कल है ना, उनके बहुत ही प्रेमपूर्ण ढंग से यह जांच। सोहनलाल जी, आज संभावना है रिपोर्ट की सबमिट? आज या कल हो। अच्छा, ये काशी की नगरी है। अब काशी की नगरी में थोड़ा सा गोला चढ़ा लेने पर बाबा ही दिखाई देते हैं। हरा हरा महादेव। साक्ष्य के बारे में कुछ भी अभी नहीं बताऊंगा जब तक न्यायालय में दाखिल न हो। सबसे बड़ी बात है कि हमारी कमीशन कार्रवाई आज समाप्त हो गई, बिना बाधा के हो गई और आप शासन प्रशासन सबका भरपूर सहयोग रहा। विपक्षी भी सहयोग किए, जिसमें विशाल सिंह की अध्यक्षता रही। उनके सहयोग में अजय सिंह, अजय मिश्रा और संजय दाढ़ी बहुत अच्छा अपना नेतृत्व किए, निभाए और बिना बाधा के कार्रवाई पूरी होने पर हम लोग प्रसन्न हैं। वहाँ पे शिवलिंग प्राप्त हुआ जो 4 फीट ऊंचाई है और उसका व्यास 12 फीट है और ये वजू खाने के मध्य में प्राप्त हुआ है। उसको संरक्षित करने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष हमने अर्जी दी। वजू खाने में मछलियां भी वहाँ बताया गया। हाँ, मछलियों को गंगा जी में छोड़ने का व्यवस्था कर दी गई है। हिंदू पक्ष का दावा है कि वजू खाने के पास 12 फीट व्यास वाला शिवलिंग मिला। काशी विश्वनाथ परिसर में मौजूद नंदी का जिक्र करते हुए कहा गया कि जिस तरफ नंदी का मुंह है उसी के सामने शिवलिंग मिला। जबकि मुस्लिम पक्ष की दलील है कि जो मिला है वो फव्वारा है। इन सब के बीच एक बयान एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी आया, उसे भी सुन लीजिए। जब मैं 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19-20 साल के बच्चों की
कि आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। ये तो हुई आज की बात। अब आगे क्या होगा? होगा ये कि ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद मामले में अब कानूनी कार्रवाई 3 जगह चलेगी। एक तो वाराणसी की निचली अदालत में, दूसरी इलाहाबाद हाई कोर्ट में और तीसरी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका को ही अवैध और गैरकानूनी बताया है जिसके नतीजे में सर्वेक्षण हुआ। मुस्लिम पक्ष की दलील यह है कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 साल पहले ही इस तरह की याचिका पर स्टे लगा रखा है और अब तक उस पर कोई फैसला या आदेश नहीं आया, तो निचली अदालत ने किस आधार पर इस याचिका को सुना और साथ ही सर्वे का आदेश दिया। हुआ यह था कि साल 1991 में पूजा स्थल विधेयक यानी रिलीजियस वर्शिप एक्ट संसद से पास होकर कानून बना। इसके तहत 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्थलों की जो स्थिति है वही स्थिति बरकरार रहेगी। यह आदेश बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद के मामले में लागू नहीं हुआ था, क्योंकि वो मामला इस कानून के बनने से पहले ही अदालत पहुंच चुका था। कानून आने के बाद वाराणसी के स्थानीय लोगों ने इस मामले में एक याचिका दाखिल की थी। वाराणसी की निचली अदालत ने उस वक्त भी ज्ञानवापी में सर्वेक्षण के आदेश दिए थे, जिसको अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और वहां से किसी भी तरह के सर्वेक्षण पर रोक लगा दी गई थी। 30 साल बाद वक्त का कांटा फिर बदला है। 2021 में याचिका लगी और इस बार सर्वेक्षण भी हो गया। अब 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हन की खंडपीठ करेगी। यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या वाराणसी कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो पाएगी? सवाल इसलिए क्योंकि रोस्टर में सूचीबद्ध मामला 40वें नंबर पर है। वाराणसी कोर्ट में सिविल जज रवि कुमार दिवाकर भी कल दोपहर 12 बजे कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर सुनवाई करेंगे। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकीलों के मुताबिक वो अपनी याचिका पर अविलंब सुनवाई की गुहार 17 मई को सुबह 10:30 बजे ही लगा देंगे, क्योंकि पीठ इसी वक्त से अपना काम शुरू करेगी सुप्रीम कोर्ट में। वकील चाहते हैं कि वाराणसी कोर्ट से पहले ही इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिल जाए। इस मामले में एक सुनवाई आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी हुई। ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका सुनी गई। याचिका में वाराणसी के जिला न्यायालय के ASI सर्वेक्षण के आदेश को चुनौती दी गई। यहां भी दलील दी गई कि 1991 के कानून का उल्लंघन हुआ। दोपहर 2 बजे कार्रवाई शुरू होते ही हाईकोर्ट को ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने के दावे और पूरे क्षेत्र को सील करने की जानकारी दी गई। हाईकोर्ट में इस मामले से जुड़ी कुल 6 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां पर विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष की दलील है कि यहां सदियों से मस्जिद है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में विश्वेश्वर महादेव की ओर से दाखिल याचिका पर याचिकाकर्ता के अंतरंग सखा के रूप में वकील विजय शंकर रस्तोगी पेश हुए। उन्होंने जस्टिस प्रकाश पाड़िया के सामने दलील दी। कहा कि इस मामले में ना तो 1991 का उपासना स्थल कानून लागू होता है और ना ही दूसरे पक्षकारों का कोई दावा सिर्फ इस वजह से बनता है कि वो वहां पर नमाज अदा करते रहे। वकील की तरफ से यह भी कहा गया कि किसी मंदिर या किसी की निजी संपत्ति में नमाज अदा करने का यह मतलब कतई नहीं है कि उस जगह का चरित्र या प्रकृति बदल गई। ये सदियों से बाबा विश्वेश्वर का मंदिर यानी उनका स्थान रहा है। अनादिकाल से ये पूरा अतिशय क्षेत्र और संपदा विश्वेश्वर भगवान की ही है। विदेशी आक्रांताओं ने इस पर कई बार हमले किए, अकूत संपदा लूट ली। सबसे आखिरी बार 17वीं सदी में औरंगजेब के काल में इसे तोड़ने का फरमान इतिहास में दर्ज है। वकील ने यानी विजय शंकर रस्तोगी ने यह दावा किया कि इसके ऊपरी हिस्से को तोड़कर अंदर रखी मूर्तियों को छिपाकर इसे मस्जिद का स्वरूप देने की पुष्टि भी ऐतिहासिक दस्तावेजों में है। इसके शिखर को तोड़कर भगवान विश्वेश्वर के ज्योतिर्लिंग को ज्ञानवापी यानी सीढ़ीदार कुएं में डाल दिया गया। उसी सरोवर के मौजूदा स्वरूप में विश्वेश्वर के होने की दलील दी गई है। हम यहां बिल्कुल साफ कर दें कि यह वकील की तरफ से किया गया दावा है। इस पर हाईकोर्ट का कोई भी आदेश नहीं आया है। कोर्ट ने रस्तोगी की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई 20 मई की दोपहर तक टाल दी। जस्टिस पाड़िया ने कहा कि वो इस मुद्दे पर सभी पक्षकारों को तसल्ली से सुनना चाहते हैं, लेकिन आज अन्य कई महत्वपूर्ण मामले सामने होने की वजह से इसे विस्तार से सुनना मुमकिन नहीं है।
दूसरी सुर्खी नेपाल से है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के लुम्बिनी में रहे, वहां के माया मंदिर में दर्शन किए। उसके बाद नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी में नए क्षेत्रों को तलाशने और मौजूदा सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी बुद्ध जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, लोगों को संबोधित भी किया। नेपाल से संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जिस तरह की वैश्विक परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें भारत और नेपाल की निरंतर मजबूत होती मित्रता, घनिष्ठता संपूर्ण मानवता के हित का काम करेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का भी जिक्र किया। सुनिए। और आज भारत के मित्र नेपाल में भगवान बुद्ध की पवित्र जन्मस्थली लुम्बिनी आने का ये सौभाग्य मिला है। कुछ देर पहले माया देवी मंदिर में दर्शन का जो अवसर मुझे मिला, वो भी मेरे लिए अविस्मरणीय है। वो जगह जहां स्वयं भगवान बुद्ध ने जन्म लिया हो, वहां की ऊर्जा, वहां की चेतना, ये अलग ही एहसास है। प्रधानमंत्री सड़क के रास्ते नेपाल गए थे, वापस लौटे तो उन्होंने लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभिनव। शाम के वक्त प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ पहुंचे प्लेन के जरिए और फिर वहां पर सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया। उसके बाद काफिला निकला और करीब 5 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी फिर से 5 कालिदास मार्ग यानी सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पे पहुंचे, जो मुख्यमंत्री आवास है। मुख्यमंत्री आवास पे बड़ा दिलचस्प हुआ। मुख्यमंत्री आवास पे आज सारे मंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने मुलाकात की। ये प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव जीतने के बाद पहली बार लखनऊ दौरा था और वहाँ पर खास करके मुख्यमंत्री और सारे मंत्रियों के साथ मिलने का। दिलचस्प बात ये रही कि सबके साथ फोटो खिंचाई गई। सारे मंत्री एक कतार में बैठे, प्रधानमंत्री भी। कुर्सी की फॉर्मेशन भी बड़ी दिलचस्प रही। एक तरफ सीएम योगी हैं, उसके बाद इधर केशव प्रसाद मौर्य और उसके बगल दूसरे सीएम योगी के बगल दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को जगह मिली। मज़ेदार बात ये रही कि बहुत सारे मंत्री नए हैं और बहुत कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जो दूसरी पार्टी से बीजेपी में आए थे और चुनाव जीते और मंत्री बन गए। तो इनमें से बहुतायत संख्या में मंत्री ऐसे थे जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को सामने से कभी नहीं देखा था। जो पुराने मंत्री उनकी मुलाकात हुई होगी, लेकिन कुछ नए मंत्रियों की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से नहीं हुई थी। तो आज पहली बार उन्होंने सामने से प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद रात्रि भोज का कार्यक्रम रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के बीच में भी कुछ चर्चाएं हुई है, जो बहुत सारी बातें बाहर नहीं आ पाती हैं, लेकिन जो मोटा मोटी ये चीज़ें सामने आई और राज्य के विकास को लेकर के कैसे काम करना, आने वाले आगे भी राष्ट्रपति का चुनाव होना है, राज्यसभा के चुनाव होने, तो इन तमाम चीज़ों की चर्चाएं होती रहती हैं। सो आज भी हुई। अगली सुर्खी महंगाई से जुड़ी है। पेट्रोल डीजल के बाद अब हवाई जहाज का तेल भी महंगा हो गया। विमान ईंधन की कीमतों में आज 5.3% का इजाफा हुआ। विमान ईंधन की कीमतों को हर महीने की पहली और 16 तारीख को संशोधित यानी रिवाइज किया जाता है। यह साल की 10वीं बढ़ोतरी है, जिसकी आशंका भी जताई जा रही है इसके बाद से कि हवाई जहाज का किराया महंगा हो सकता है। ग्लोबल लेवल पर कच्चे तेल के दाम बढ़ने का असर यहां भी देखने को मिल रहा है। हमारी आपकी राहत तो इसी में है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बीते कुछ दिनों से थमे हुए हैं। चौथी सुर्खी असम से। राजधानी दिसपुर से करीब 350 किलोमीटर दूर मणिपुर सीमा के पास दीमा हसाओ नाम का जिला है। यहाँ लगातार हो रही बारिश ने भीषण तबाही मचाई। नदियां उफान पर, साथ ही बड़ा भूस्खलन, सड़कें और रेल लाइन धंस गई हैं। 12 गांवों में तबाही। दीमा हसाओ के हाफलॉन्ग में भूस्खलन की वजह से एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। दीमा हसाओ रेलवे स्टेशन पर पहाड़ से मलबा आ गिरा है, जिसकी वजह से रेल मार्ग भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। असम के कछार जिले में यात्रियों से भरी ट्रेन भी बाढ़ के पानी में फंस गई। यात्रियों को बचाने के लिए वायुसेना की मदद लेनी पड़ गई। समाचार की तैयारी तक 119 यात्रियों की दूसरी खेप को भी बचा लिया गया था। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। भारत में सरकारों के लिए रोजगार मुद्दा है भी और नहीं भी।
जब चुनाव से ऐन पहले बड़ी बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि पूजन वगैरह किया जाता है तो स्थानीय अखबारों में छपवा दिया जाता है कि फलाना प्रोजेक्ट आने के बाद इलाके की सूरत बदल जाएगी, इतने हजार लोगों को सीधा रोजगार, उतने लाख लोगों को फायदा। भारत में केंद्र या राज्य सरकार ने अपने यहाँ बेरोजगारी के आंकड़े भी नियमित रूप से नहीं छापते। बावजूद इसके अंदर खाने नेताओं और अधिकारियों को मालूम होता है कि बेकारी ने युवाओं को कितना परेशान किया है। इसीलिए चुनाव से पहले किए जाने वाले वादों में रोजगार का जिक्र जरूर होता है, लेकिन ये फिक्र चुनाव आने के बाद क्या धुआं हो जाती है, हम नहीं जानते। किसी प्रक्रिया में धांधली या अपराध पकड़ने का काम पुलिस का होता है, लेकिन हमारे देश में अगर पुलिस भर्ती में ही धांधली का इल्जाम लगे और छात्रों के पास आंदोलन के सिवा कोई दूसरा चारा ना हो तो हम क्या कहें। हम 2021 में आई यूपी पुलिस दरोगा भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं। धांधली के आरोप लग रहे हैं, उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले टाइमलाइन पर गौर करिए। 2021 में सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के पद पर 9,534 भर्तियों का ऐलान हुआ। तकरीबन 12 लाख लोगों ने इसके लिए आवेदन दिया। 12 लाख में से लगभग 7,61,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। 12 नवंबर 2021 से ऑनलाइन परीक्षा शुरू होती है। एक दिन में 3 शिफ्ट लगाकर परीक्षा करवाई जाती है। कुल 54 शिफ्ट का ये क्रम 2 दिसंबर 2021 तक चलता है। 14 अप्रैल 2022 को मेरिट लिस्ट निकाली जाती है, जिसमें 36,170 अभ्यर्थियों का नाम आता है। अब परीक्षा के 2 चरण बाकी हैं। पहला, दस्तावेजों का सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अभी यही प्रक्रिया चल रही है। इसमें देखा जाएगा कि अभ्यर्थियों ने आवेदन के वक्त जो जानकारी दी थी उसे साबित करने के लिए उनके पास पक्के दस्तावेज हैं या नहीं। इसके बाद शारीरिक दक्षता की परीक्षा होगी, सादी भाषा में कहें तो फिजिकल। इसमें देखा जाता है कि अभ्यर्थी पुलिस विभाग की जरूरत मुताबिक चुस्त है या नहीं। इसके तुरंत बाद मेडिकल होगा। जो अभ्यर्थी पूरी तरह स्वस्थ पाए जाएंगे उनके नाम फाइनल मेरिट में आएंगे और उन्हें प्रशिक्षण के लिए पुलिस अकादमियों में भेज दिया जाएगा। अमूमन ऐसी परीक्षाओं में शामिल होने वाले सारे अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता के लिए दौड़ने या लंबी कूद की पूरी तैयारी करके रखते हैं। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो आखिरी सीढ़ी है जहां पात्र या अपात्र का अमूमन फैसला हो सकता है। और इसी प्रक्रिया के दौरान तकरीबन 100 अभ्यर्थी लखनऊ के इको गार्डन पहुंचकर भर्ती प्रक्रिया के विरोध में आंदोलन शुरू करते हैं। मांग रख देते हैं कि भर्ती प्रक्रिया में धांधली की जांच के लिए एसआईटी का गठन हो। कुछ अभ्यर्थियों ने पूरी भर्ती को ही प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग भी की है। ऐसे में ये बात किसी के भी दिमाग में आ सकती है कि ये मांग ऐसे अभ्यर्थियों ने उठा दी हो जिनका चयन नहीं हुआ था और इसी खींच में ये लोग भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन तब आपके सामने यूपी के स्थानीय अखबारों की कतरनें आती हैं। पिछले हफ्तों में उत्तर प्रदेश के स्थानीय अखबारों ने लगातार इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर हुई धांधली की तरफ इशारा करती खबरों को छापा है। 14 नवंबर को यानी ऑनलाइन परीक्षा के तीसरे दिन खबर आ गई कि लखनऊ के जानकीपुरम विस्तार में पढ़ने वाले कॉस्मो फाउंडेशन परीक्षा केंद्र से 2 नकलचियों सहित 4 को गिरफ्तार किया गया। इसमें एक तो सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का जवान था। अमर उजाला ने तब अपनी खबर में लिखा कि ये लोग केंद्र के बाहर बैठकर अंदर बैठे अभ्यर्थी को उत्तर बता रहे थे और इसके लिए इस्तेमाल हो रहा था ब्लूटूथ का। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम जांच के बाद परीक्षा केंद्रों के अंदर ब्लूटूथ डिवाइस ले जाए जा रहे थे। अब 26 नवंबर को दैनिक जागरण में छपी इस खबर को देखिए। इसमें बताया गया कि किस तरह यूपी एसटीएफ ने 3 ऐसे साइबर एक्सपर्ट को पकड़ा जिन्होंने परीक्षा केंद्र के मास्टर कंप्यूटर को ही हैक कर लिया था। इसके बाद इन्होंने केंद्र पर परीक्षा के लिए इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर्स को रिमोट एक्सेस पर लिया और अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र हल कर दिए। इसके लिए हर अभ्यर्थी ने 8 से 10 लाख दिए। ये वाकया मेरठ का था। अब 28 नवंबर को छपी अमर उजाला की इस खबर पर गौर करिए। अखबार ने लिखा कि वाराणसी पुलिस ने भदवर स्थित केंद्र से एक सॉल्वर को गिरफ्तार किया। ये दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने आया था। इसके पास से पुलिस को फर्जी आधार कार्ड और प्रवेश पत्र भी मिला। हमने यहाँ आपको अलग अलग शहरों से संबंधित 3 खबरें बताई। आप खुद इंटरनेट पर दरोगा भर्ती और गिरफ्तार शब्द सर्च करके देखिएगा, आपको दर्जनों खबरें मिलेंगी जो ऑनलाइन परीक्षा के वक्त ही छप गई थी। कहीं ब्लूटूथ से जवाब बताए जा रहे थे, कहीं सिस्टम हैक किया जा रहा था, तो कहीं सॉल्वर को परीक्षा केंद्र में भेजा जा रहा था। ये सारी बातें खुद यूपी पुलिस की एसटीएफ द्वारा मारे गए छापों में भी सामने आ रही थी। इसके बाद 10 दिसंबर को परीक्षा की आंसर की जारी हुई। इसके सामने आने के बाद अभ्यर्थियों को अंदाजा लग गया कि उन्होंने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए और इसी के बाद से अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर अभियान चलाना शुरू कर दिया। 15 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने एक प्रेस नोट जारी किया। इसमें बोर्ड ने परीक्षार्थियों को भरोसा दिलाया कि आंसर की को लेकर उनकी आपत्तियों को दर्ज किया जाएगा और इसके बाद ही मेरिट लिस्ट जारी होगी। साथ ही अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जानकारी की भी जांच होगी। आखिरी में बोर्ड ने लिखा कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा के संबंध में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। बावजूद इसके 14 अप्रैल को जब मेरिट लिस्ट आती है तब अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूट जाता है। वो कभी पुलिस मुख्यालय, तो कभी भर्ती बोर्ड, तो कभी
उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हैं, पर चिंताओं का निवारण नहीं हो पाता। थक हार कर राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में आंदोलन शुरू होता है। ललन टॉप ने इन आंदोलनकारी अभ्यर्थियों से बात की। सुनिए उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को लेकर क्या आरोप लगाए। ये देखिए, ये मैंने आपको पहले दिखाया है कि ये जो फोटोग्राफ्स है ये प्रॉपर जेन्युइन फोटोग्राफ्स है। और ये इसका बच्चा ये जो लड़का है, इसका जो ये स्क्रीन है ये गाड़ी में बैठ के एक लैपटॉप पे ऑन करके खोली जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा भी है, नीचे कुछ एप्लीकेशन भी खुली हुई है इसमें, जिसमें VNC ऐप भी इसमें खुला हुआ है। इस बच्चे का पेपर बाहर गाड़ी में बैठ के दिया जाता है और इस पे कुछ ये जो पिक्चर थी, इस पिक्चर को कुछ एडिट करके वायरल करते हैं कि कोई भी अगर विभाग चेक करेगा तो ये पिक्चर जो है आपको बता दिया जाएगा कि ये पिक्चर एडिट है। लेकिन ये पिक्चर जो है एडिट जो है वो कुछ ही जगह पे है। जैसे कि देखिए मैं दिखाता हूँ, ये हम लोग की टेस्टेड रिपोर्ट है। ये जो पिक्चर एडिट है वो सिर्फ एक यहाँ पे एडिट है, एक यहाँ पे एडिट है, यहाँ पे एडिट है। अगर देखा जाए तो आप शायद इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे कि अगर इस पिक्चर में देखा जाए, देखिए मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपसे कि ये जो यहाँ पे जो 2 पॉइंट है, ठीक है, 2 कॉलम है, यहाँ पे एडिट है ये पिक्चर, ये जो एरो है यहाँ पे एडिट है और ये जो पॉइंट है यहाँ पे एडिट है। यानी कि अगर इन तीनों को हम इसे नजरअंदाज कर भी देते हैं तो उससे ये साबित नहीं होता है कि इस बच्चे का पेपर जो है वो किसी और ने नहीं दिया है, क्योंकि इस बच्चे का नाम, इस बच्चे का रोल नंबर सब कुछ जेन्युइन है, इसका फोटो बिल्कुल जेन्युइन है और इस पिक्चर को मतलब बिल्कुल ये पिक्चर बिल्कुल जेन्युइन पिक्चर है। और इसी तरीके से ये एक एविडेंस हम लोग के हाथ लगा है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ऐसे कितने एविडेंस हो सकते हैं। आज हमारे साथ एक एविडेंस से हाथ लगा है तो हम लोग ये चीजें बता रहे हैं। और देखिए ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे एविडेंस है। ये देखिए इसी तरीके की VNC एप्लीकेशन के थ्रू जो है ये बहुत सारी मतलब बहुत बड़े स्तर पर धांधली कराई गई है। क्योंकि देखिए जिन लोगों के नाम या रोल नंबर हम लोगों ने हाईलाइट किए हैं या आगे किसी अधिकारी को दिए हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों पे कार्रवाई की गई है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कार्रवाई सभी पे की जा रही है। आंदोलनकारी अभ्यर्थी जिस कार्रवाई का जिक्र आपने सुना उसे भी आप अखबारों की कतरनों में खोज सकते हैं। 7 मई 2022 को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने एक बड़ा खुलासा करने का दावा किया। पुलिस भर्ती बोर्ड के अधिकारियों ने 6 अभ्यर्थियों को परीक्षा में हेराफेरी करके पास करने के आरोप में गिरफ्तार किया। इनमें से किसी ने परीक्षा केंद्र के मैनेजमेंट को पैसे खिलाए तो किसी ने सॉल्वर गैंग का सहारा लिया। ये वो अभ्यर्थी थे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए रिजर्व पुलिस लाइन पहुंचे थे। इनसे मौके पर पूछताछ की गई और फिर ये गिरफ्तार कर लिए गए। ये वो लोग थे जिनका नाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जारी मेरिट लिस्ट में था। इसका मतलब STF द्वारा लगातार छापों के बावजूद कुछ लोगों ने न सिर्फ गैरकानूनी तरीके से परीक्षा दे दी थी बल्कि ये लोग उसमें पास तक हो गए थे। अब 14 मई के अमर उजाला की ये खबर देखिए। आगरा के 4 अभ्यर्थियों को मेरठ पुलिस लाइन से वेरिफिकेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इन अभ्यर्थियों का रिस्पॉन्स लॉग निकलवाया, माने इन लोगों ने परीक्षा केंद्र में कब क्या किया उसकी जानकारी। इसमें सामने आया कि ये लोग 1 घंटे तक यूं ही बैठे रहे और फिर अगले 9 मिनट में 150 सवाल हल कर दिए। अखबार ने आगे लिखा कि दरोगा भर्ती में एक सवाल को हल करने के लिए सामान्यतः 15 मिनट लग जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने 2-2 मिनट में सवालों के जवाब दे दिए और वो भी सही। एक अभ्यर्थी जिस पर धांधली में शामिल होने का आरोप है, उसने तो 160 में से 158 सवालों के जवाब सही दे दिए थे। अब 15 मई के दैनिक जागरण में छपी खबर पर गौर करिए। लिखा है कि ग्वालियर और देहरादून की कंपनियां 10-10 लाख में अभ्यर्थियों को पास करवा रही थी। खबर में यह भी लिखा है कि किस तरह परीक्षा केंद्रों के प्रबंधकों ने IT कंपनियों के साथ मिलकर हैकिंग करवाई। अखबार ने वो पासवर्ड तक छापा है जिसकी मदद से कंप्यूटर को रिमोट एक्सेस पर लिया जाता था। यानी ये बात स्थापित हो गई है कि पुलिस परीक्षा में धांधली करने वालों को पकड़ रही है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। इस बुलेटिन की तैयारी तक कम से कम 60 अभ्यर्थी और परीक्षा केंद्र प्रबंधकों पर मामला दर्ज हो गया। लेकिन क्या इतनी सारी जगहों से गड़बड़ की खबर आना परीक्षा के प्रबंधन पर सवाल नहीं उठाता? सुनिए आंदोलनकारियों ने इस विषय पर और क्या कहा और उनकी मांग क्या है। सर मैं डिप्टी CM से 3 बार मिला, ब्रजेश पाठक जी से 3 बार। ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य से भी मिल चुके हैं और ये भी ज्ञापन दिया है, मिले नहीं है, ज्ञापन दिया है। जनता दरबार गए सर 3 बार, उसके बाद भर्ती बोर्ड गए, फिर पुलिस मुख्यालय गए, कहीं सुनवाई हमारी नहीं हो रही सर। और हमारे पास सर ये प्रूफ है, इन्होंने 15 दिसंबर 2021 में निकाला था कि इस भर्ती में कोई धांधली नहीं हुई है। इन्होंने अस्पताल लिखा था ये सब जितने खबरें निकाले हैं बच्चे जो भी ये सोशल मीडिया पर आ रहे हैं ये सब भ्रामक है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद आज ये निकाल रहे हैं कि नहीं इसमें जो है गलत तरीके से भर्ती हुए हैं बच्चे। इन्होंने निकाला, यहाँ पे लिखा भी है ये चीज को कि उनके द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग कर अपराधीकृत किया गया।
इन्होंने ये निकाला है और 57 बच्चों को इन्होंने पकड़ा भी है। और ये हम लोग जब डाटा दिया उसके बाद ये इनको पकड़ा गया, उससे पहले इन्होंने कार्रवाई नहीं की। ये 7 मई तक शांत बैठे थे, जो DPST फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गई उसके बाद इन्होंने कार्रवाई स्टार्ट की है सर। तो दिक्कत हमारे साथ ये है सर, हमारे पास एविडेंस होते हुए कुछ सुनने वाला नहीं हमारी। सर हमारी एक ही मांग है सर कि SIT गठित हो और जो प्रक्रिया चल रही है DPST की इसकी रोकी जाए, पहले इसको रोका जाए, क्योंकि अगर ये कंप्लीट हो जाएगी तो ये ट्रेनिंग करा के उसको ट्रेनिंग भेज देंगे। पिछली बार ट्रेनिंग भेज दिया तो फिर कुछ नहीं होने वाला। ट्रेनिंग बच्चे जो जाते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वो भी हो जाएगा, वहीं से उन्हीं का होगा। आप पहले प्रक्रिया पे रोक लगाओ, जो सही है, जेन्युइन बच्चे हैं, जो उस लायक हैं, जो सही हैं, अपने परीक्षा सही से रूप में दिए हैं, उनको सिलेक्ट करो। ऐसे बंदों को सिलेक्ट कर रहे हो आप जो उस लायक है नहीं, जिनको कास्ट से ज्ञान तक लिखना नहीं आता सर। ऐसे बंदे पकड़े गए हैं जिनको एक फॉर्म में सिग्नेचर करना पड़ा तो सिग्नेचर नहीं कर पा रहे थे, ऐसी स्थिति है सर। तो उन बच्चों को सिलेक्ट करके आप समाज में क्या करोगे सर? किस प्रकार से बदलाव लाओगे? 15-15 लाख रुपए देकर वो बन रहे हैं, तो क्या समाज में बदलाव लाएंगे सर? हमारी तो यही मांग है कि आप एक बार इसकी इन्वेस्टिगेशन करा दो SIT गठित करके। SI भर्ती पर अभ्यर्थियों की ओर से जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन पर यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड का क्या कहना है, ये जानने के लिए हमने उनकी वेबसाइट पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर संपर्क करने की कोशिश की। सबसे पहले हमने बोर्ड के महानिदेशक चेयरमैन डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा के CUG नंबर को ट्राई किया। वहां हमें बताया गया कि चेयरमैन साहब अभी मीटिंग में व्यस्त हैं, आज बात नहीं कर पाएंगे, 17 मई को कॉल करिए। हमने उनसे कहा कि हमारा प्रोग्राम तो आज ही जाना है और विद्यार्थी कई दिन से आंदोलनरत हैं, तो हमें SP सुरेश्वर के CUG नंबर पर संपर्क करने के लिए कहा गया। हमने उनके नंबर पर भी ट्राई किया, कॉल रिसीव हुआ, परिचय बताया, फिर फोन काट दिया गया। हमने फिर से ट्राई किया पर कॉल कनेक्ट नहीं हो पाई। इस पूरे मसले पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रमोशन बोर्ड की ओर से अगर कोई भी जवाब आता है तो हम आगे आपको अपडेट देंगे, क्योंकि ये पत्रकारिता का नियम है। जिसने आरोप लगाए और जिस पर आरोप लगाए, दोनों का पक्ष आपके सामने आना चाहिए। पर कुल जमा बात यह है और यूपी का उदाहरण ये बताता है कि एक ढंग की नौकरी के लिए संघर्ष कितना बड़ा है। हमने कई राज्यों में देखा, हमने राजस्थान में रीट में देखा, हमने छत्तीसगढ़ में देखा, हमने मध्य प्रदेश में देखा, अभी बिहार के छात्र आंदोलनरत थे। यानी हर राज्य से लगातार ऐसी खबरें आती हैं, खबरें जो बताती है कि सिर्फ पढ़ाकू बनने से काम नहीं चलेगा, आपके अंदर किसी साधु की तरह संयम भी होना चाहिए। पर सिर्फ संयम से भी काम बन जाए इसकी गारंटी नहीं है। आपको एक खोजी पत्रकार भी होना होगा ताकि आप परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी कर सकें, ज्ञापन दे सकें कि ये गड़बड़ है, कार्रवाई करिए। पर इतने से भी शायद काम न बने, आपको एक आंदोलनकारी भी होना होगा ताकि आप सरकार पर दबाव डालने के लिए आवाज बुलंद कर सकें। इतने से अगर बात बन जाए तो परीक्षा के ऐलान के 5 से 6 साल बाद शायद आपको ज्वाइनिंग मिल जाए। तो देश के युवाओं, नौकरियां आपका इंतजार कर रही हैं, बस उसके लिए थोड़े और परिश्रम की जरूरत है। शिकायत मत करिए, मेहनत करिए, इंतजार करिए, आंदोलन करिए, शायद वहीं कृपा रुकी है। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, योगी आदित्यनाथ की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने अभूतपूर्व बहुमत दिया। इस भरोसे के साथ बहुमत दिया, जब हम फील्ड में घूमे महीनों, लोगों को लगा मुख्यमंत्री ईमानदार हैं और लॉ एंड ऑर्डर के अलावा उनकी व्यक्तिगत छवि एक बड़ा विषय था। ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि न सिर्फ सख्त कार्रवाई करें, बल्कि ये जो हजारों छात्र हैं जो परीक्षा की प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, उनको भी संतुष्ट करें। सरकारें इकबाल से चलती हैं और इकबाल जनता के यकीन से आता है। शो में बारी है कू की राय की। भर्ती परीक्षाएं हर बार किसकी गलती से लटक जाती हैं, ये सवाल हमने पूछा। 86% लोगों ने कहा सरकारों की वजह से, 14% ने कहा अभ्यर्थियों की वजह से, जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी वजह से। अगर आप भी कू पर हमारे पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ललन टॉप को फॉलो करें, अलग अलग विषयों पर अपनी राय भी दे सकते हैं। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।